हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। तो आज आपका एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर होने वाला है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हम लोगों ने देखा था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो जिस तरह से हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के किस तरह के साधन थे, जिसमें आपने देखा सबसे अहम साधन जो उसका था कृषि, इसके साथ साथ पशुपालन और दूध बेचना, मछली पकड़ना आदि चीजें थी। इसी तरह आइए हम इस अध्याय में देखते हैं कि किस तरह से शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन है, यानी जीवन यापन करने के या तो रोजी रोटी कमाने के क्या क्या जरिया है, उसके बारे में इस अध्याय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज अपना लास्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि शहर में सबसे ज्यादा आप देखेंगे नौकरी है, व्यवसाय है, इसके साथ साथ सेवाएं हैं। जिस तरह से हमने गांव में देखा उसी तरह से शहरों में देखेंगे कि नौकरियां हैं, इसके साथ साथ सेवाएं हैं, इसके साथ साथ व्यवसाय है। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम लोग नौकरी, व्यवसाय और सेवा के बारे में। सबसे पहले आपने देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में जो आपकी आजीविका है उसके मुख्य साधन, आप एक हेडिंग डाल सकते हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका के मुख्य साधन। शहरी क्षेत्र में आजीविका के मुख्य साधन। मुख्य साधन, ये आपका पहला हेडिंग होने वाला है जी। इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे नौकरी इसमें दो तरह की होती है, एक होती है अस्थायी नौकरी और दूसरी होती है अस्थायी नौकरी या अस्थायी अनियमित काम। तो आइए चर्चा करते हैं अस्थायी नौकरी की। सरकारी या प्राइवेट नौकरी, इसे आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी का गिन रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हर महीने आपका निश्चित वेतन होता है, जिसमें आप देखेंगे शिक्षक, इसके साथ साथ अब ऑफिस कर्मचारी और बैंक कर्मचारी, ये जो लोग होते हैं ये एक तरह से आप देखेंगे कि निश्चित या अस्थायी नौकरी के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक, बैंक कर्मचारी और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऑफिस कर्मचारी। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि अस्थायी नौकरी। अस्थायी नौकरी जी, इसमें आप देखेंगे कौन कौन से लोग आते हैं। इसमें शिक्षक हैं, शिक्षक, इसके साथ साथ बैंक कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, और इसके बाद आपका है ऑफिस कर्मचारी, ऑफिस कर्मचारी जी। ये आपके एक तरह से अस्थायी नौकरी के अंतर्गत आएंगे। ये किस लिए? क्योंकि शिक्षक आप लोग देखेंगे कि ये एक स्किल वाली काम होती है, जिसमें ज्यादातर अस्थायी अध्यापक होते हैं जी, वो या तो प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे बैंक कर्मचारी, ये भी एक तरह से अस्थायी होती है, या गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इसके साथ साथ ऑफिस कर्मचारी, बड़े बड़े ऑफिस जो है उसमें जो कर्मचारी होते हैं वो एक तरह से अस्थायी होती है, इनकी वेतन जो होती है वो नियमित होती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो ये इसमें आप देखेंगे नौकरी सुरक्षित होता है। सबसे पहला क्या काम होता है इसमें? इसमें आपका नौकरी सुरक्षित है, ये नहीं है कि आपको किसी वक्त निकाल दिया जाएगा। लेकिन और जो अन्य काम होते हैं जिसमें अस्थायी काम होता है उसमें आपका नौकरी सुरक्षित नहीं होता। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो आइए सबसे देखते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या है कि नौकरी सुरक्षित है। इसमें आपका क्या होने वाला है? नौकरी सुरक्षित है। और इसके बाद आप देखेंगे आय जो है आपका वो नियमित आय होगा जी। ये आपका है नियमित आय। इसमें आपको आय जो है एक तय तारीख पर आय आपको आ जाती है, जिसमें इनकम को कहते हैं, वो महीने की एक तय तारीख पर आ जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अस्थायी या अनियमित काम। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अस्थायी, अगली हेडिंग आपकी होने वाली है अस्थायी या अनियमित काम। काम, ये क्या चीज होती है इसके बारे में आइए देखते हैं। इसमें आप देखेंगे रोज काम नहीं होता। इसके साथ साथ रोज काम आपको अगर मिल भी गया तो आपको रोज पैसा नहीं मिलता, इसमें आपका पैसा रोक लिया जाता है। इसके साथ साथ काम की कोई गारंटी नहीं होती, इसमें काम की कोई गारंटी नहीं होती। इसके साथ ही आपको नियमित पैसा भी नहीं मिल पाता और इसके साथ साथ आपको रोज काम नहीं मिलता। आज आपको काम मिल गया, कल की काम की कोई भरोसा नहीं। इसमें आप एक तरह से कह सकते हैं अनियमित काम में। एक कहावत है कि रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, ये कहावत जो होती है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खास करके दिहाड़ी मजदूरों के लिए ये कहा जाता है, जो सबसे निम्न तबके और मध्यम वर्ग तो नहीं बल्कि निम्न तबके के लोग जो हैं उनके लिए यही कहा जाता है कि रोज कुआं खोदते हैं और रोज जो है कि पानी पीते हैं। ये कहावत है। इसका मतलब यही निकलता है कि आप काम करेंगे तभी आपको पैसा मिल पाएगा। यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको काम का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आप अस्थायी नौकरी जो है उसमें देखेंगे शिक्षक हो या बैंक कर्मचारी या ऑफिस कर्मचारी हो, उन लोगों के लिए क्या है
कि वो लोग अगर 2 दिन छुट्टी भी कर दिए, इसके साथ साथ उनको हफ्ते में एक छुट्टी भी मिलती है, उनका वो पैसा मिलता है, ऐड होता रहता है। लेकिन अगर हम देखेंगे अस्थायी या अनियमित काम में, उसमें आप देखेंगे कि अगर आप काम करेंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, यदि आप काम नहीं करते आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं, आइए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग रोज काम रोज पैसा। इसके साथ साथ रोज काम, जब आप काम रोज करेंगे तभी आपको क्या होगा, रोज पैसा मिलेगा जी। आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा इसमें मिलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ क्या है इसमें, इसके साथ है आपके काम की कोई गारंटी नहीं है, काम की कोई गारंटी नहीं, गारंटी नहीं नहीं आपको क्या होगा कि पैसा, अगर आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपका क्या होगा कि आप यदि काम की कोई गारंटी नहीं है, आज आपको काम मिल गया है कल आपको काम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपकी अस्थायी कार्य नहीं बल्कि आप अनियमित और अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, किसी के यहाँ भी जाकर या किसी तरह की मजदूरी करके आदि चीजों में आप संलिप्त है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको नियमित काम नहीं मिल पाता। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे मजदूर, सबसे पहले इसमें क्या आता है, मजदूर, मजदूर। इसके बाद आप देखेंगे निर्माण कार्य, निर्माण कार्य के लोग। और इसके बाद हम देख लें तो इसके साथ साथ आपने रिक्शा चालक, एक सबसे अहम शहरों में आप देखेंगे रिक्शा चालक जी। ये लोग ऐसे कैटेगरी में आते हैं कि अगर ये लोग रोज यानी नियमित काम करेंगे तो नियमित पैसा मिल पाएगा, और एक तरह से इनको लेकिन काम की कोई गारंटी नहीं होती है कि हाँ आपको आज काम मिला है कल भी काम मिल पाएगा, ये कोई गारंटी नहीं। इसके साथ साथ इन लोग अगर कोई काम जिस दिन नहीं कर रहे हैं उस दिन इनका पैसा नहीं बनता। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है। इनकी समस्याएं यही है कि ये आय जो होता है, इनका आय वो अनिश्चित होता है जी। इनको आय जो होता है अनिश्चित तौर पर, यानी कोई आय फिक्स नहीं है कि इतनी इनकम इनका आने वाला है इस महीने की तय तारीख पर, ऐसी कोई बात नहीं है। आज या कल आप देखेंगे ये 2 दिन 4 दिन में 200 400 500 1000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन उसके आने वाले 4 दिन में उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसकी गारंटी नहीं है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि महीने की 15 से 20 दिन ये लोग वर्क कर पाते हैं, इसके साथ साथ 5 से 7 दिन या 10 दिन आप देखेंगे कोई काम नहीं कर पाते, इसमें इनको किसी प्रकार की कोई भी आय नहीं प्राप्त होती। इसके बाद इनकी कोई दूसरी परेशानी जो है वो है कोई काम की सुरक्षा नहीं, कोई काम की सुरक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं जी। इनको किसी तरह से काम की सुरक्षा नहीं मिल पाती कि हाँ किसी प्रकार की इनको काम की सुरक्षा प्राप्त हो। और इसके बाद अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं दूसरी कैटेगरी की। आप देखें स्वरोजगार। आपने शहरी क्षेत्र में आजीविका के जो साधन देखे उनमें सबसे पहले आपने इसको देखा, इसके बाद आपने दूसरे को ये अस्थायी देखा, इसके बाद अब तीसरा हम लोग देखने वाले हैं स्वरोजगार। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, स्वरोजगार क्या चीज है जी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे हम इसको मिटा दें जी। अब देखते हैं स्वरोजगार क्या चीज है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं स्वरोजगार। स्वरोजगार ये आपका क्या चीज है? स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? खुद का काम या खुद का मालिक, या हम खुद के कार्य को किस तरह से कर रहे हैं उसी को स्वरोजगार के अंतर्गत रखा जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आप देखेंगे दुकान चलाना, इसके साथ साथ ठेला या रेहड़ी। आप देखेंगे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं या कुछ बड़े भी दुकानदार होते हैं वो अपना स्वरोजगार करते हैं, वो अपना माल लाते हैं, इसके साथ साथ उसको बेचते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ठेला गाड़ी या रेहड़ी। इसके अंतर्गत देखेंगे आप लोग ठेला गाड़ी या ठेला चलाने वाला कार्य करते हैं। इसके बाद रेहड़ी लगाते हैं। रेहड़ी का मतलब ये होता है कि छोटे मोटे जो दुकान लगाया जाता है सड़कों के किनारे, उसे आप रेहड़ी के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद देखिए छोटा व्यवसाय। लोग शहरों में छोटा व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं। उसमें वो किसी प्रकार की छोटी सी एक, आप देखेंगे कोई पाउच बनाने की या पानी बनाने की कोई छोटी सी एक फैक्ट्री या एक तरह से मशीन लगा लेंगे, एक तरह से या कलम बनाने की, अगरबत्ती वगैरह चीजों को बनाने की छोटी सी मशीन लगा लेते हैं। उससे वो स्वरोजगार उत्पादित करते हैं, जिसके जरिए से वो अपने परिवार को साथ मिलकर कार्य को करते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि शहरी गरीब क्या होता है जी। लेकिन इसके कुछ एग्जांपल हम लोग रख सकते हैं स्वरोजगार के, कि खुद का काम और खुद का मालिक। इसे आप लिख सकते हैं खुद का काम। स्वरोजगार क्या है? खुद का काम है, और इसके आप खुद के मालिक होते हैं जी, खुद के मालिक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें इसके एग्जांपल अगर देख ले तो दुकान चलाना, इसके साथ साथ दुकान चलाना,
उसके बाद दूसरा आप लोग देख लीजिए, रेहड़ी या ठेला। ठेला, ठेला या रेहड़ी, ये क्या होता है? ये आप सड़कों के किनारे या गाँव आप देखेंगे, मोहल्ले या कस्बे में ये लोग अपना ठेला पे या रेहड़ी पर आप देखेंगे सब्जी या पानी पूरी या अन्य चीजें, जो भी चीजें हैं किसी भी तरीके, उन लोग उन सब चीजों को लेकर अपना किसी सड़क के किनारे या फिर किसी मोहल्ले या कस्बे में इसको बेचने की अपना कार्य करते हैं, जिससे इनको आय का साधन प्राप्त होता है। लेकिन ये भी कोई फिक्स काम नहीं होता, और ये एक तरह से फिक्स काम तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लेकर नहीं अवेलेबल है, यानी आप वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जो है उस दिन आय प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि छोटा व्यवसाय, इसके साथ साथ देखेंगे कि छोटा व्यवसाय कुछ ना कुछ खोल लिया जाता है। छोटा व्यवसाय, जी, इसमें आप देखेंगे कि छोटा व्यवसाय खोल लेते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि छोटी सी मशीन लगा ली जाती है, या इसके साथ साथ अपने घर में ही कोई कार्य शुरू कर दी जाती है, जिससे आय के साधन उपलब्ध होते हैं। ये रहा आपका। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे शहरी गरीब। इससे पहले हम लोगों को देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की क्या हालत थी। अब इस अध्याय में हम लोग देखेंगे शहरी क्षेत्रों में गरीबों की क्या हालत है। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, गरीबों की हालत हमेशा आप देखेंगे दयनीय होती है, किसी भी क्षेत्र में हो। तो आप इसका हेडिंग अगर डाल सकते हैं शहरी गरीबी, जी, शहरी गरीबी। अगली हेडिंग आपकी रहने वाली है शहरी गरीबी। तो शहरी गरीबी में क्या होने वाला है, आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे ज्यादातर लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। सबसे ज्यादा शहरी गरीबी में क्या होता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आय कम होता है और इसके साथ साथ सुविधा की कमी होती है। इनके पास जब आय कम होगा तो सुविधा की कमी होगी, ये बिल्कुल लाजमी बात है। तो इस तरह से हम देखेंगे शहरी गरीबों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको देखेंगे आप झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इसके बाद आय की कमी, आय की कमी होती है। आय की कमी जब होगी आप देखेंगे तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि साधन की भी कमी होगी। जब आय ही नहीं होगा तो साधन की कमी हो ही जाएगा, साधन की कमी, जी। ये रहा एक तरह से शहरी क्षेत्र में गरीबों की स्थिति। इसके बाद हम इनकी समस्याओं को अगर देखें तो पानी की कमी, सफाई की समस्या, अस्थायी काम, ये इन लोगों की समस्याएं हैं। पानी पानी उपलब्ध नहीं होता, पानी की कमी, पानी की कमी, सफाई की कमी, सफाई की समस्या भी लिख सकते हैं आप, समस्या, अस्थायी काम, लास्ट है आपका अस्थायी काम, जी। ये आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में गरीबों की समस्याएं हैं, समस्या, ये एक तरह से समस्याएं हैं। पानी की कमी होती है, आप देखेंगे शहरों में गरीब के साथ साथ मध्यम वर्ग लोगों को भी पानी की कमी होती है कि पानी का एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पानी आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं भी आता, तो उसके लिए उनको लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इसके बाद आप देखेंगे सफाई की समस्या। सफाई की समस्या ये होती है कि मोहल्ले में या कस्बे में किसी सड़क के किनारे आप देखेंगे जो कूड़ा इकट्ठा होता है, उसमें 2 दिन 4 दिन या 10 दिन अगर कूड़ा रह गया तो वहां सफाई की अव्यवस्था फैल जाती है, जिससे बीमारी फैलने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अस्थायी काम। काम उनका जो गरीब, शहरी गरीब है, उनका काम जो है किसी तरह से अस्थायी नहीं होता। वो अस्थायी कार्य, अस्थायी कार्य को करते हैं, जो एक तरह से अगर कार्य करेंगे तो आय आएगा, और जो भी आय आएगा वो आय बहुत कम होता है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, आप देखेंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र। इसके बाद आप अगला हेडिंग डाल सकते हैं अनौपचारिक क्षेत्र। इससे पहले शहरी गरीबी आप इसको नोट कर लीजिए, जी। अब बात करते हैं हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र। शहरों में अनौपचारिक क्षेत्र क्या क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, जी। अनौपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्र में एक तरह से काम समझिए, जी। शहरों में एक अनौपचारिक क्षेत्र में काम, उसके बाद आप अगला हेडिंग देखने वाले हैं कि औपचारिक क्षेत्र में काम। तो आइए अनौपचारिक क्षेत्र में हम काम देखते हैं क्या क्या है। शहरों में कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसमें आप देखेंगे शहरों में किसी प्रकार के आप अनौपचारिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई लिखित काम नहीं होता। इसके बाद हम देखेंगे जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती कि आपके नौकरी की सुरक्षा है, ये चीजें नहीं होती। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोशल यानी सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होता। क्या क्या चीजें होती है इसमें, आप देखेंगे कोई लिखित काम नहीं होता, कोई लिखित काम नहीं होता, काम या कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट नहीं होता,
इसके बाद आप देखेंगे जॉब सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं नौकरी की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा भी नहीं, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं, सुरक्षा नहीं जी। ये आपका अनौपचारिक क्षेत्र में काम आता है। अगर आप अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपका जो कोई काम है वो लिखित नहीं होता कि आप तय काम को इस तरह से इस हिसाब से करने वाले हैं इतने दिन के लिए या इतने वर्ष के लिए। और इसके साथ साथ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, आपको किसी वक्त भी नौकरी से निकाला जा सकता है। आपको 10 दिन, 1 महीने, 1 साल, जिस वक्त जिस समय चाहे उस कंपनी का मालिक या उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसका मालिक आपको निकाल सकता है। इसलिए आप देखेंगे नौकरी की भी सुरक्षा नहीं होती अनौपचारिक कार्य में, शहरों में खास करके। इसके बाद देखेंगे कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। जब आपके पास किसी प्रकार की कोई काम और कोई नौकरी नहीं है तो इसके साथ साथ आप देखेंगे आपको समाज में भी उस तरह की सुरक्षा नहीं मिल पाती जिस तरह की सुरक्षा अन्य लोगों को मिलती है जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहें अनौपचारिक क्षेत्र के तो उसमें आप देखें दिहाड़ी मजदूर, सबसे पहला आप डाल सकते हैं दिहाड़ी मजदूर एग्जाम्पल। ये आपका दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर। इसके बाद आप लोग देखेंगे घरेलू कामगार, अगला जो आपका है घरेलू कामगार। ये इन लोगों के पास न ही कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये काम इनका तय है, इस तरह से इस कार्य को ये लंबे समय के लिए करेंगे, और ना ही किसी प्रकार के इन लोगों के पास नौकरी की सुरक्षा होती है, खास करके दिहाड़ी मजदूरों के पास और घरेलू कामगार जो होते हैं। आप देखिए जो घर में काम करते हैं, बर्तन मांजना और उसके साथ साथ खाना बनाना और अन्य काम को, सब्जी वगैरह लाना बाहर से, इन सब कामों का, और ये जो चीजें हैं इनको न किसी प्रकार की लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपका काम कोई फिक्स है, और ना ही नौकरी की सुरक्षा होती है। इसके बाद आप देखेंगे सामाजिक सुरक्षा भी इन लोगों को नहीं मिल पाती जी। इसके बाद हम देखेंगे औपचारिक क्षेत्र में काम, ये रहा आपका अनौपचारिक क्षेत्र में काम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जी। तो आप, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा हो तो आप चैप्टर में बने रह सकते हैं जी। इसके बाद हम लोग आपसे बात करते हैं कि आप देखेंगे औपचारिक क्षेत्र में काम, औपचारिक क्षेत्र में काम, काम जी। जिस तरह से आपने देखा अनौपचारिक क्षेत्र में काम कि उसमें अस्थायी नौकरी होती थी, अस्थायी कार्य होता था और किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती। इसकी जस्ट अपोजिट आप देखेंगे औपचारिक क्षेत्र में कि आपके नौकरी की सुरक्षा होगी, इसके साथ साथ लिखित काम होगा और उसके साथ साथ आपका जो है तय वेतन होगा जी। लिखित कार्य होगा आपका, लिखित कार्य, इसके साथ साथ नौकरी की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा। उसके बाद आप देखेंगे तय वेतन, तय वेतन जी। ये सब इसके क्वालिटीज हैं। इसके क्वालिटीज क्या है कि आप देखेंगे इसमें काम जो होता है लिखित होता है कि आप एक लंबे समय के लिए इस काम को करेंगे, और इसके साथ साथ नौकरी की सुरक्षा होती है। औपचारिक काम में आपको कोई डायरेक्ट किसी भी तरीके से एकाएक आपको नहीं निकाल सकता, इसमें नौकरी की सुरक्षा होती है, एक प्रक्रिया के तहत ही आपको निकाला जा सकता है जो बड़ी मुश्किल होती है। इसके बाद आप बात देखेंगे तय वेतन, इसमें आपका वेतन फिक्स्ड होता है और तारीख भी एक तरह से फिक्स्ड होती है, जिसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। किसी एक निश्चित तारीख को तय वेतन आपको जो भी रखा जाता है वो दिया जाता है। ये आपका एक तरह से हुआ औपचारिक क्षेत्र में काम। और इसके बाद इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो आप देखेंगे सरकारी कर्मचारी और इसके साथ साथ बड़ी कंपनियों के कर्मचारी जी। आप इसे देखिए सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। इसके बाद आप देखेंगे बड़ी कंपनियों के कर्मचारी, बड़ी कंपनियों के कर्मचारी जी। ये रहे आपके औपचारिक कार्य के अंतर्गत, ये इसके एग्जाम्पल है जी। आपने देखा औपचारिक काम के अंतर्गत किस तरह से लिखित कार्य होता है, इसके साथ साथ आप देखेंगे नौकरी की सुरक्षा भी होती है और आपका वेतन जो होता है वो तय होता है। और इसके एग्जाम्पल जो आप देखेंगे वो सरकारी कर्मचारी खास करके, और इसके साथ साथ बड़ी कंपनियों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी इसमें आते हैं। तो ये रहा आपका अगला हेडिंग। और इसके बाद अब लास्ट में हम देखेंगे सरकार की भूमिका क्या है। शहरी क्षेत्र में आजीविका के जो साधन है उसमें हम देखेंगे सरकार किस तरह से भूमिका अदा कर रही है। अब हमने जिस तरह से औपचारिक काम और अनौपचारिक काम, इसके साथ साथ शहरी गरीबी और स्वरोजगार अन्य चीजों को देखा, इसी तरह से हम देखें कि सरकार की क्या भूमिका है शहरों में जी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला हेडिंग आप डाल सकते हैं सरकार की भूमिका, सरकार जी। ये मार्कर आपका जो है कि सूख गया है। ये रहा आपका सरकार की भूमिका।
की भूमिका। जी, ये है सरकार की भूमिका। तो आइए देखते हैं सरकार की भूमिका क्या है। गरीबों के लिए योजना, सबसे पहली सरकार की भूमिका क्या होती है, वो गरीबों के लिए योजना लाती है। इसके साथ साथ रोजगार और सुरक्षा देती है। सरकार क्या करती है, गरीबों के लिए योजना लाती है, गरीबों के लिए योजना। इसके बाद क्या करती है, इसके बाद आप देखेंगे कि रोजगार और सुरक्षा देती है, रोजगार और सुरक्षा देती है, ये देना कह सकते हैं आप। ये सबसे अहम काम सरकार के हैं कि वो गरीबों के लिए योजना लाती है। इस योजना में आप देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना एक सबसे अहम है। ये देखेंगे आप योजना में दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये क्या है, दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है, इसमें आप देखेंगे क्या होता है कि इसके अंतर्गत शहरों में शहरी गरीबों को क्या होता है कि स्किल, सबसे पहले क्या है, स्किल और रोजगार। जी, स्किल और रोजगार दिया जाता है। ये रहा आपका। जी, अब आप देखेंगे कि सरकार की जो भूमिका होती है एक तरह से शहरी क्षेत्र में, वो क्या होती है कि गरीबों के लिए योजना लाती है। जिस तरह से आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की भूमिका थी कि वो किस तरह से योजना लाई। ग्रामीण क्षेत्र में भी सरकार ने योजना लाया था, जिसमें हमने देखा कि मनरेगा एक स्कीम था जो 100 दिन का कार्य था। इसके बाद वर्ष में 100 दिन का काम होता था उसमें। इसी तरह से हम देखेंगे शहरों में जो होता है कि आपका एक एग्जाम्पल है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि शहरी गरीबों को स्किल और रोजगार दिया जाता है। इसमें आप देखेंगे शहरी गरीबों को क्या दिया जाता है, स्किल और रोजगार दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सरकार जो है रोजगार और सुरक्षा देने की भी प्रयास करती है। ये रहा आपका। और अब हम देखेंगे लास्ट में पूरे कंक्लूजन को एक तरह से कि शहरी क्षेत्र में मुख्य समस्याएं क्या है, पूरे कंक्लूजन में देखें लोगों के लिए, तो वो है बेरोजगारी, महंगाई, झुग्गी समस्या, इसके साथ साथ असमानता। जी, बेरोजगारी, महंगाई, इसके बाद आप देखेंगे झुग्गी समस्या। लास्ट में हम लोग देखेंगे झुग्गी समस्या के बाद आखिरी आपका क्या होने वाला है, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, झुग्गी समस्या। इसके बाद आप असमानता इसमें भी होती है, असमानता। जी, ये आपका रहा चैप्टर। इसमें आप देखेंगे कि बेरोजगारी होती है, पूरे शहर का कंक्लूजन निकालेंगे तो शहरों में भी बेरोजगारी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे शहरों में भी महंगाई है। इसके साथ ही हम देखेंगे झुग्गी समस्या एक अहम समस्या है, जो आप देखें सड़कों के किनारे या फिर कहीं खाली जगह पर जो अपना झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, लेकिन उनका भी अपना परेशानी है, जिसको प्रॉब्लम बोलते हैं। उनका भी अपना परेशानी है कि उनके पास किसी प्रकार के कोई साधन नहीं होते, जिस मजबूरी में वो झुग्गी बनाते हैं और इसके साथ साथ वो सड़क के किनारे कुछ छोटे मोटे कार्य करके और इसके साथ साथ दिहाड़ी मजदूर करके अपने जीवन को यापन करते हैं। उसके लिए सरकार को और कोई अच्छी योजना और स्कीम लानी चाहिए, जिसके जरिए से वो झुग्गी समस्याओं को दूर ही नहीं बल्कि उसमें अच्छा परिवर्तन कर सके। और इसके बाद हम देखेंगे असमानता आज भी मौजूद है। असमानताएं आज भी शहरों में बनी हुई है। उसका एक वजह यही है कि शहरों में भी किसी तरह के न किसी तरीके से आप देखेंगे गरीब और अमीर वर्ग के बीच में भेदभाव आज भी बना हुआ है। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि काम का जो व्यवहार आप देखेंगे उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर और इसके साथ साथ आपका पूरा अध्याय और इसके साथ साथ आपका पूरा क्लास जो था एनसीईआरटी पॉलिटी 6 का, वो भी आज आपका समाप्त हुआ। ये रहा, धीरे धीरे देखिए आप परिवर्तन होता है। हमने शुरुआत की थी एक किताब की, जिससे एक एक चैप्टर करके हम लोगों ने इस जर्नी को 8 चैप्टर जो था उसको पूरा किया धीरे धीरे करके। इसी तरीके से आप अपने जर्नी में धीरे धीरे लगे रहेंगे तो दिन पे दिन आप जरूर कुछ ना कुछ अपने अंदर निखार करते रहेंगे। और इसी तरीके से हम लोग देखेंगे परिवर्तन, आप देखेंगे बड़े छोटे छोटे कार्यों को करने से ही परिवर्तन आता है, छोटी आदतों को परिवर्तित करने से ही परिवर्तन आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इसमें लगे रहे, 10 से 12 ऐसे स्टूडेंट थे जो पूरे आप देखेंगे कि चैप्टर और पूरे बुक के साथ शुरू से लगे हुए हैं, उनको दिल से शुक्रिया हम कहना चाहेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी आप लोगों से कह दें कि आप छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ ही अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। आपने जिस तरह से इस चैप्टर को देखा, इसी तरह से आप देखेंगे कि एक एक चैप्टर से आप एक दिन पूरा बुक खत्म करते हैं और इसी तरीके से
एक एक बुक करके आप किसी दिन सैकड़ों बुक खत्म करते हैं, और इसके साथ साथ आप एक एक कदम बढ़ा के आप यूपीएससी की तरह और आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखेंगे एक एग्जाम्पल कि कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग होती है, वो एक तरह से आप देखेंगे कि एक एक ईंटों से बनकर जो पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, उसमें भी धीरे धीरे वक्त लगता है, और इसके साथ साथ उन एक एक ईंटों के जरिए से पूरी बिल्डिंग का निर्माण होता है। इसी तरीके से छोटे परिवर्तन से ही अपने अपने अंदर बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग करते रहें, और इसके बाद हम लोग अगले अध्याय के बारे में और अगले बुक के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 7 की पार्टी ही होने वाली है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।